अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ दोस्तों, उम्मीद है आप अल्लाह ताला के फजल करम से बिल्कुल सही सलामत और खुशहाल होंगे। आज की इस शानदार पुरजोश और कारआमद वीडियो में हम सबसे पहले आप सभी दोस्तों का तहे दिल से स्वागत और खुशामदीद करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे आज स्क्रीन पर कुछ खास है। आप यहाँ देखिए, यहाँ पर लिखा है जान दी हुई उसी की थी, हक तो ये है कि हक अदा न हुआ। एक बेहतरीन शायरी है। यहाँ पर लिखा है नाम, ये है मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब की। तो समझो आज हम गालिब के बारे में बात करने वाले हैं, लेकिन शायरी पर जाने से पहले हम कुछ और देखना चाहेंगे। यह है मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब, बेहतरीन शायर माना जाता है मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब। आप इसको गौर से देख सकते हैं, आपने देखा भी होगा। आगे देखते हैं गालिब की कुछ और शायरी। यहाँ पर लिखा है गालिब ने, न था कुछ तो खुदा था, ना होता कुछ तो खुदा होता, डबोया मुझको होने ने, न होता मैं तो क्या होता। गालिब क्या कहना चाहते हैं शायर में कि अगर कुछ नहीं होता तो खुदा की ज़ात फिर भी होती, काश मैं ना होता। गालिब फरमाते हैं काश मैं ना होता तो क्या होता। तो ये हम जो मर के रुस्वा क्यों ना हुए घर के दरिया, ना कभी जनाजा उठता ना कहीं मज़ार होता। अपने आप पर गालिब नदामत करते हुए कहते हैं काश मैं डूब के दरिया में मर जाता और ना कहीं मेरा मज़ार होता और ना कहीं मेरा जनाजा उठता, ताकि लोग मुझे ताने ना देते कि गालिब ने अपनी ज़िंदगी ख़राब कर दी। यहाँ पर लिखा है हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी थी, हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान लेकिन फिर भी कम निकले। गालिब का शेर है कि गालिब फरमाते कि मेरी ज़िंदगी में बहुत सारी ख्वाहिशात पैदा हुई, हज़ारों ख्वाहिशात पैदा हुई, लेकिन कुछ ख्वाहिशात पूरी हुई और कुछ ख्वाहिशात पूरी नहीं हुई। असल मौजू आपकी स्क्रीन पर अब आ चुका है। टॉपिक है मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब की हालात ज़िंदगी और शायराना ख़ुसूसियत पर एक मुकम्मल और मुफस्सल नोट लिखिए। तो आज हम गालिब की हालात ज़िंदगी और उनकी शायराना ख़ुसूसियत पर बात करेंगे। आप सभी दोस्तों से गुजारिश है कि आप इस वीडियो को एंड तक देखेंगे और साथ साथ में इस वीडियो को दूसरों तक भी पहुंचाने का काम करोगे। तो चलिए गालिब की शुरुआत करते हैं। गालिब का पूरा नाम था मिर्ज़ा असदुल्ला खान। मिर्ज़ा असदुल्ला खान उनका पूरा नाम था। पहले असद तखल्लुस करते थे, पहले असद लिखते थे अपना तखल्लुस, लेकिन बाद में 1816 ईस्वी में उन्होंने अपना तखल्लुस गालिब कर दिया। आपकी पैदाइश की अगर बात की जाए, आपकी पैदाइश 27 दिसंबर 1797 ईस्वी में 1797 यानी मुताबिक 8 रजबुल मुरज्जब 1212 हिजरी में आगरा में हुई। गालिब की पैदाइश से मुतालिक हमने बात की। गालिब का असल नाम असदुल्ला खान, पहले असद तखल्लुस करते थे, इसके बाद 1816 में उन्होंने गालिब तखल्लुस कर दिया। आपकी पैदाइश 27 दिसंबर 1797 ईस्वी में बमुताबिक 8 रजबुल मुरज्जब 1212 ईस्वी में 1212 हिजरी में आगरा में हुई। तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे उनके खिताबात। उन्हें बहुत सारे खिताबात से नवाजा गया। खिताब क्या नाम होता है? खिताब वो वस्फी नाम होता है जो किसी शख्स को शाही दरबार या हुकूमत की तरफ से मिले, उस नाम को बोलते हैं खिताब। तो मुगल बादशाह बहादुर शाह जफ़र ने 1849 में 1849 ईस्वी में गालिब को बहुत सारे खिताबात दिए, जैसे नजमुद्दौला दिया, दाबीरुल मुल्क दिया, मिर्ज़ा नौशा दिया और निज़ाम जंग के अलकाबाद से बहादुर शाह जफ़र ने गालिब को नवाजा। अगर हम देखेंगे उनके वालिद, गालिब के वालिद का नाम था अब्दुल्लाह बेग, जो मुगलिया फ़ौज में मुलाजमत करते थे और अलवार के राजा बख्तावर सिंह की मुलाजमत इख्तियार की। मुगलिया फ़ौज में एक ऑफिसर के ओहदे पर थे और इसके साथ साथ राजा बख्तावर सिंह की मुलाजमत उन्होंने इख्तियार की थी। 1802 ईस्वी में एक लड़ाई में मारे गए। अब्दुल्ला बेग यानी मिर्ज़ा असदुल्ला खान के वालिद साहब 1802 की लड़ाई में मारे गए। कहते हैं तब गालिब की उम्र सिर्फ 5 बरस की थी जब गालिब के वालिद का इंतकाल हुआ था। और वालिद के इंतकाल के बाद उनकी सरपरस्ती कौन करता है? उनकी सरपरस्ती करते हैं उनके चचा नसरुल्लाह बेग। नसरुल्लाह बेग जो उस वक़्त अकबर आबाद के सूबेदार थे। जब गालिब के वालिद का इंतकाल होता है, उसके बाद गालिब की परवरिश और गालिब की तरबियत कौन करता है? उनका चचा नसरुल्लाह बेग। नसरुल्लाह बेग उस वक़्त अकबर आबाद के सूबेदार होते हैं, लेकिन बदकिस्मती से ये साया भी गालिब के सर से बहुत जल्द ही उठ जाता है। पहले वालिद का इंतकाल होता है जब गालिब की उम्र सिर्फ 5 साल की थी। उसके बाद नसरुल्लाह बेग जो उनका चचा परवरिश करता है, उनका साया भी बदकिस्मती से बहुत जल्द सर से उठ जाता है। और गालिब का जो ख़ानदान था, गालिब का ख़ानदान इज़्ज़त और बुलंद मर्तबे वाला था। और जिस बात पर गालिब को सबसे बड़ा नाज था, गालिब को अपने ख़ानदान पर बड़ा फ़ख्र था, क्योंकि वो एक जी इज़्ज़त और बुलंद मर्तबे वाले ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता था। बाप और चचा की मौत की वजह से बचपन में बड़े हद तक तन्हा रह गए। बाद में उनकी परवरिश उनके नाना ने की। सबसे पहले
जब बाप का इंतकाल होता है, उसके बाद चचा का इंतकाल होता है, इसके बाद गालिब बहुत अधूरे और तन्हाई का एहसास हुआ। गालिब तन्हा रह गए और तन्हाई के बाद उनके नाना उनकी परवरिश करते हैं और बड़े प्यार से परवरिश करते हैं। तो गालिब ने 11 साल की उम्र से ही शायरी शुरू कर दी। जब गालिब सिर्फ 11 साल के थे, महज गालिब 11 साल के थे जब गालिब ने शायरी की शुरुआत की, जब उन्होंने पहली बार शायरी शुरू की। तो कहते हैं उनकी जो पहली जुबान थी, पहली जुबान उर्दू थी, लेकिन घर में फारसी और तुर्की भी बोली जाती थी। उसने छोटी उम्र में ही फारसी और अरबी तालीम हासिल की थी। जब उन्होंने अपना बचपन ऑलमोस्ट आगरा में गुजारा, गालिब ने लगभग अपना बचपन आगरा में गुजारा। आगरा में उन्होंने शेख मुअज्जम अली और इसके अलावा उर्दू के एक मशहूर शायर नज़ीर अकबर आबादी से भी तालीम हासिल की। कुछ इब्तदाई किताबें पढ़ी, शेख मुअज्जम अली से भी तालीम हासिल की, अपने वालिद से भी हासिल की, शेख मुअज्जम से भी हासिल की, नज़ीर अकबर आबादी से भी गालिब ने इब्तदाई तालीम हासिल की। तो कहते हैं वालिद का इंतकाल होने के बाद, चचा का इंतकाल होने के बाद गालिब जब तनहा रह गए, उसके बाद नाना उनकी परवरिश करता है। नाना की परवरिश के बाद जब वो जाते हैं आगरा, आगरा में वो तालीम हासिल करते हैं। पहले उर्दू, अरबी और फारसी और तुर्की भी वो पढ़ते हैं। और जब गालिब 13 बरस के पहुंचते हैं, 13 बरस की उम्र में गालिब की शादी एक अजीम खानदान में होती है। और जिस औरत से उसकी शादी होती है उसका नाम होता है अमरा बेगम। अमरा बेगम के साथ उसकी शादी होती है। इसके बाद मिर्ज़ा दिल्ली में रहने लगे और बहादुर शाह के कलाम की इस्लाह करने पर मामूर हो गए, जिसके इवज़ में 50 रुपये माहवार मिलने लगे। लेकिन गदर के बाद ये तनख्वाह बंद होगी। शादी के बाद क्या किया, मिर्ज़ा गालिब आए बहादुर शाह जफ़र के पास, बहादुर शाह जफ़र के कलाम की इस्लाह करने लगे और इसके एवज में, इसके बदले में उसको मंथली उसको 50 रुपये मिलते थे। लेकिन जब गदर का ज़माना आया, गदर से मुराद रिवोल्ट ऑफ 1857 को हम गदर का ज़माना कहते हैं, रिवोल्ट ऑफ 1857 को हम उर्दू में गदर कहते हैं। तो कहते हैं गदर के बाद ये तनख्वाह बंद हुई गालिब की, यानी जब रिवोल्ट ऑफ 1857 की बगावत जब हुई, 1857 की बगावत के बाद गालिब की जो ये सैलरी थी, ये तनख्वाह बंद हुई। इस पर क्या होता है, गालिब मजबूर होकर कहाँ चले जाते हैं, इस पर गालिब मजबूर होकर रामपुर चले जाते हैं। वहाँ उनको 100 रुपये माहवार मुकर्रर हुआ, मगर वतन की मोहब्बत ने उन्हें फिर खींच कर दिल्ली ले आई। 3 बरस तक पेंशन जारी हो गई और आखिरी उम्र तक दिल्ली में ही मुकीम रहे। गालिब आखिरी उम्र तक दिल्ली में ही रहे। कहते हैं गालिब ने एक तवील और फिक्री तौर पर आजमाइश की जिंदगी गुजारी। उन्हें माली मुश्किलात, ज़ाती गम, माशरती तब्दीलियों का सामना करना पड़ा। मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब की ज़िंदगी एक तवील ज़िंदगी गुजरी, लेकिन हर तरह की आजमाइशों से गुजरे, हर तरह की परेशानियों से गुजरे। माली मुश्किलात का भी सामना करना पड़ा, ज़ाती गम के और माशरती तब्दीलियों का सामना मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब को करना पड़ा। इन सारी मुश्किलात से दो चार होकर आगे बढ़े और आखिरी दिन लंबी बीमारी की वजह से निहायत तकलीफ में गुजरे और आखिरकार 15 फरवरी 1869 ईस्वी में उनका इंतकाल होता है। यानी जब ज़िंदगी के आखिरी अयाम चल रहे थे, ज़िंदगी के आखिरी अयाम में गालिब निहायत अलील रहे, निहायत बीमार रहे। आखिरकार 15 फरवरी 1869 ईस्वी में गालिब ने इंतकाल किया। ये मख्सर थी गालिब की हालत ज़िंदगी पर। आगे चलते हैं, यहाँ पर लिखते हैं शायराना खुसूसियात गालिब की, शायराना अजमत देखते हैं। गालिब एक अजीम शायर थे। यहाँ पर लिखा है गालिब को उर्दू के बड़े शायरों में शुमार किया जाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि गालिब कोई मामूली शायर नहीं थे, फारसी शायरी में भी उनका रुतबा बहुत बुलंद है। कहते हैं उर्दू में अगरचे गालिब ने बहुत कम शायरी की है, गालिब ने ज़्यादातर शायरी फारसी में की है, लेकिन उर्दू में गालिब ने कम शायरी की है। और कम शायरी होने के बावजूद, कम शायरी करने के बावजूद भी गालिब को उर्दू का शाहकार शायर माना जाता है। यहाँ पर लिखा है गालिब को उर्दू के बड़े शायरों में शुमार किया जाता है और फारसी में भी उनका कोई मामूली रुतबा नहीं था, उनका गैर मामूली रुतबा था। एक बहुत बड़े शायर थे, फारसी शायर भी थे गालिब और उर्दू के शायर भी थे। यहाँ पर लिखा है एक बात तस्लीम शुदा बात है। तस्लीम शुदा बात क्या है? ये बात मानी जाती है कि 19वीं सदी को गालिब की सदी कहा जाता है। 19वीं सदी को गालिब की सदी कहा जाता है। 18वीं सदी, ये है 18वीं सदी, 18वीं सदी को
18वीं सदी को मीर तकी मीर की सदी कहा जाता है और 20वीं सदी को इकबाल की सदी कहा जाता है। यहाँ 19वीं सदी है, ये गालिब की सदी है। 18वीं सदी मीर तकी मीर की सदी है और 20वीं सदी को कहा जाता है ये इकबाल की सदी है। अगर हम देखेंगे गालिब की अजमत का राज उनकी शायरी के हुस्न और बयान की खूबी में है, नहीं बल्कि उनका असल कमाल यह है कि वो ज़िंदगी के हक़ाइक़ और इंसानी नफ्सियात को गहराई में जाकर समझते हैं और बड़ी सादगी से आम लोगों के लिए बयान कर देते हैं। गालिब ने इंसान की ज़िंदगी को पेश किया, इंसानी ज़िंदगी के तलख़ हक़ाइक़ को पेश किया गालिब ने अपनी शायरी में। ये उनकी शायरी का सबसे बड़ा करिश्मा है। 1844 ईस्वी के बाद उन्होंने उर्दू में शेर कहना शुरू कर दिए। 1844 के बाद 1844 तक वो फ़ारसी में शायरी करते रहे, लेकिन 1844 के बाद उन्होंने उर्दू में शेर कहना शुरू कर दिया और थोड़े ही अरसे में एक बाकमाल शायर बन जाते हैं गालिब। गालिब के कलाम में ज़िंदगी और कायनात की बहुत ही नाजुक और बारीक बातों की तरफ इशारे मिलते हैं। ख्याल में नुदरत और बुलंदी को उन्होंने अपना हिस्सा बना लिया। यानी गालिब ने अपने कलाम में ज़िंदगी और कायनात की बहुत सारी नाजुक और बारीक बातों की तरफ इशारा किया है। प्रोफेसर आला मसरूर क्या फरमाते हैं? प्रोफेसर आला मसरूर गालिब के बारे में फरमाते हैं कि गालिब से पहले उर्दू शायरी दिल वालों की दुनिया थी, लेकिन गालिब ने इसे जहन दिया। गालिब से पहले उर्दू शायरी दिल वालों की सिर्फ दुनिया थी, यानी यहाँ सिर्फ इश्क की बातें हुआ करती थी उर्दू शायरी में, लेकिन गालिब ने इसे जहन भी दिया, गालिब ने इसे सोच दिया। आज हम उर्दू शायरी में किसी भी मौजू पर बात करते हैं, गालिब की यहाँ जदीद और पाकिज़ा तशबीहात काम में लाई गई। गालिब ने अपनी शायरी में तशबीहात से काम लिया और बड़े बड़े मज़ामीन को गालिब निहायत इख्तिसार के साथ एक शेर में नज़म कर देते हैं। गालिब के कलाम की सबसे बड़ी खूबी क्या है? वो बड़े से बड़े मौजू, बड़े से बड़े मजमून को निहायत मुख्तसर आसान करके अपनी नज़म में एक शेर में पेश कर देते हैं। ये गालिब के कलाम की बड़ी अहमियत है। गालिब के कलाम के दो दौर हैं। पहला दौर वह दौर जिसमें बराए नाम उर्दू के अल्फाज शामिल थे, बल्कि फ़ारसियत का कलाम में गलबा था। यानी पहले दौर में गालिब सिर्फ फ़ारसी में शायरी करते थे और जब शायरी करते थे उर्दू में, उसमें भी ज़्यादातर फ़ारसी के अल्फाज ही इस्तेमाल करते थे। ये गालिब की शायरी का पहला दौर था। इसके बाद अगर हम देखेंगे गालिब की शायरी का दूसरा दौर, जब देखेंगे गालिब की शायरी का दूसरा दौर वो दौर था जिसमें ज़ुबान कदरे साफ़ हो गई, तरकीबें सहल हैं और पेचीदगियाँ ख़त्म हो गई। इस दौर की शायरी में सलासत, रवानी, सादगी, लताफत और नज़ाकत बयान जैसी खूबियाँ पैदा हो गई। यानी दूसरा दौर जो था गालिब की शायरी का, इसमें उन्होंने पेचीदगियाँ ख़त्म कर दी, सहल और साफ ज़ुबान का इस्तेमाल किया, सादगी इस्तेमाल की, नज़ाकत इस्तेमाल की और रवानी इस्तेमाल की। दूसरे दौर में, पहले दौर में वो मुश्किल अल्फाज से काम लेते थे। पहले दौर में गालिब ने आलमोस्ट ज़्यादातर फ़ारसी अल्फाज इस्तेमाल किए। ये मुश्किल दौर था गालिब की शायरी का, जिसमें उर्दू के अल्फाज बहुत कम इस्तेमाल हुआ करते थे। लेकिन दूसरा दौर जो आया गालिब की शायरी का, दूसरे दौर में गालिब ने आसान, रवानी, सादगी और लताफत बड़ी ज़ुबान इस्तेमाल की। गालिब की तसानीफ में कुलियात फ़ारसी देखेंगे हम, कुलियात नस्र फ़ारसी, महर, नीम, रोज़, क़ातिअ, बुरहान देखेंगे। इसके अलावा हम यहाँ पर देखेंगे अहम तसानीफ हैं, ये हैं उर्दू का दीवान, उर्दू मुअल्ला, दीवान गालिब, मैखाने उर्दू, औद हिंदी। ये गालिब की ख़ास किताबें हैं जो गालिब ने अपने दौर में लिखी हैं। इस तरह से हमने गालिब के बारे में मुख्तसर कुछ बातें आपके सामने अर्ज़ की। मुझे उम्मीद है इन बातों से आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। आज की वीडियो हम यहीं पर ख़त्म करना चाहते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले मौजू के साथ। जब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर। शुक्रिया।